रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने भी मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए, जिसके सामने आए वीडियो में एक विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया, वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। रूस ने दावा किया कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने उसके सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। शहर के इस छोटे से हिस्से को जीतने के लिए रूस पिछले कई दिन से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रहा था, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल में ज़ेलेंस्की का आखिरी गढ़ बचा था। इसी वजह से स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यूक्रेन के सैनिकों को ठिकाने लगाने के लिए रूस ने वहां ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक मारे गए और जो बचे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हीं घायल सैनिकों को निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हो रही थी और अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मारियोपोल में अपने मिशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस समझौते के बाद यूक्रेन की सेना ने स्टील प्लांट से 260 घायल सैनिकों को निकाल लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के जवान अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त रूसी सैनिकों की निगरानी में कई बसों के जरिए घायल सैनिकों को निकाला गया। जिन गाड़ियों से यूक्रेन के सैनिकों को ले जाया गया, उन पर Z निशान बने थे, जो अब यूक्रेन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके हैं। रूस का दावा है कि मारियोपोल पर उसने जीत हासिल कर ली है। मतलब यह कि पिछले कई दिन से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में चल रहे खूनी जंग का खात्मा हो गया। और अगर रूस के दावे सच हैं तो ये ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक बहुत बड़ी हार है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस शहर पर कब्जे के लिए पिछले 82 दिनों से जंग लड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से पूरा मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने हजारों लोगों को मार डाला। हालांकि रूसी हमले के आगे यूक्रेन की सेना ने घुटने नहीं टेके थे। पूरा शहर रूस के कंट्रोल में जाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ था और कई दिनों तक यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देते रहे थे, लेकिन आखिरकार अपने घायल साथियों को बचाने के लिए उन्होंने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि स्टील प्लांट में करीब 600 यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे, जो छिपकर रूसी सेना पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की ताकत दिखाई। रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती हुई दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते हुए नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच यूक्रेन में अमेरिका की दरियादिली ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका सारी आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है और जब उसे जरूरत होगी तो अमेरिका के पास ताइवान को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ये कि ताइवान की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि अगर चीन ने उस पर हमला कर दिया तो शायद अमेरिका भी उसका साथ न दे पाए। ताइवान का ये डर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में पुतिन को हराने के लिए बाइडेन पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ताइवान न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये सारी डिटेल छापी और बताया कि अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद कहां और कितना पैसा खर्च किया। कहा जा रहा है कि ताइवान ने ये सारा हिसाब किताब इसलिए रखा क्योंकि उसे डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ताइवान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के लोग युद्ध के हिस्सेदार बनते बनते थक चुके हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में अमेरिका कई देशों में हुई जंग का हिस्सा रहा है।
और यूक्रेन जंग को तो उसने अपनी अना का मसला बना लिया। इसकी वजह से बाइडेन यूक्रेन को एक के बाद एक कई आर्थिक पैकेज दे चुके हैं। ताइवान का कहना है कि बाइडेन को उनके अपने देश के लोग ही नहीं रोक रहे और वो बिना किसी रोक टोक के मनमानी कर रहे हैं। ताइवान को इस बात की भी तकलीफ है कि यूक्रेन के मुद्दे पर बाइडेन के विरोधी भी उन्हें कुछ नहीं कह रहे। ताइवान न्यूज ने लिखा कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में इराक और अफगानिस्तान समेत कई देशों में अपनी सेना भेजी, वहां खूब खर्च किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के लोग दूसरे देशों में होने वाली जंग का हिस्सा बनते बनते परेशान हो गए। लेकिन पहले ट्रंप और फिर बाइडेन दोनों ने इस पर लगाम नहीं लगाई। यूक्रेन जंग में तो बाइडेन ने सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने न केवल पैसे खर्च किए बल्कि यूक्रेन में हथियारों की खेप पर खेप भेजी, जिससे ताइवान का दिमाग चकरा गया और उसे लगने लगा कि अमेरिका के पास अब दूसरे देशों की मदद के लिए हथियार ही नहीं बचे। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक 260 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में करीब 20,000 करोड़ की मदद दी है। इसमें आर्थिक पैकेज और सैन्य सहायता दोनों शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि आने वाले वक्त में अमेरिका यूक्रेन को 20 बिलियन डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1,54,000 करोड़ से ज्यादा की सैन्य सहायता देने वाला है। इसके अलावा वो 8 बिलियन डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में 60,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद भी देगा। तो वहीं करीब 3 बिलियन डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में 23,000 करोड़ से ज्यादा वो यूक्रेन की जनता की मदद के लिए देगा और 500 मिलियन डॉलर मतलब करीब 3,500 करोड़ रुपए वो यूक्रेन का खाद्य संकट दूर करने पर खर्च करेगा, जिसका सीधा मतलब यह कि अमेरिका यूक्रेन की सेना, सरकार और वहां की जनता तीनों की दिल खोलकर मदद कर रहा है, जिसने ताइवान को परेशान कर दिया। अपनी रिपोर्ट में ताइवान न्यूज ने चीन की चालों का जिक्र भी किया और उसकी सीमा में करीब करीब रोजाना होने वाली घुसपैठ के बारे में बात की। रिपोर्ट में यह बात खुलकर लिखी गई कि ताइवान चीन के चंगुल में ऐसा फंसा हुआ है जैसे चील के पंजे में उसका शिकार, क्योंकि जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह पर चीन उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में उसे केवल और केवल अमेरिका से उम्मीद है। लेकिन यूक्रेन में रूस से लड़ते लड़ते अमेरिका का हाथ तंग हो चुका है। वहां से आने वाली महंगाई और तेल की किल्लत की खबरें इसका सबूत है, जिसकी वजह से समय आने पर वो चीन के खिलाफ उसकी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि ताइवान ये कहना चाह रहा है कि अमेरिका अपनी सारी मदद यूक्रेन को न दे और उसके लिए भी कुछ बचा कर रखे। 24 फरवरी के बाद बदले हालात में ताइवान फंस चुका है। चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। इस मामले में ताइवान की भौगोलिक स्थिति भी उसकी मदद नहीं करती, क्योंकि ताइवान एक द्वीप है जिसे चारों ओर से चीन की नेवी ने घेर रखा है। यही नहीं, चीन की वायुसेना की नजर उसकी हवाई सीमाओं पर रहती है। इसलिए चीन ताइवान की सीमाओं को सील कर सकता है और दूसरे देशों की मदद वहां पहुंचने से रोक सकता है। यही नहीं, ताइवान ने दलील दी कि रूस चाहकर भी यूक्रेन की सीमाओं को सील नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पश्चिमी सीमा नेटो देशों की सीमा से लगती है, जिनमें पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जैसे देश शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर ताइवान में जंग छिड़ी तो उसकी सीमाओं की सुरक्षा कोई दूसरा देश नहीं कर पाएगा और चीन वहां जो चाहेगा वो करेगा। उधर अपने पड़ोस में पैर पसारते नेटो की काट निकालने के लिए पुतिन ने अपने साथी देशों के मिलिट्री अलायंस CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन बुलाया और अमेरिका और नेटो पर बरस पड़े। स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों ने भी नेटो के सदस्य बनने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही रूस आग बबूला है और वो बार बार दोनों देशों को धमकी दे रहा है। यहां तक कि रूस उन्हें अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा चुका है। उसी कड़ी में पुतिन एक बार फिर अमेरिका और नेटो पर टूट पड़े और चेतावनी दी कि अगर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो फिर रूस से भी उसे करारा जवाब मिलेगा। सोवियत संघ का हिस्सा रहे 6 देशों की सदस्यता वाले CSTO के सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनके नेटो से जुड़ने पर रूस को सीधा खतरा नहीं है। लेकिन अगर इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ तो हम जरूर जवाब देंगे। जवाब कैसा होगा उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या खतरा पैदा किया गया है। बेवजह परेशानी खड़ी की जा रही है और हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। मॉस्को में हुए CSTO के इस सम्मेलन की टाइमिंग बेहद अहम है। 2019 के बाद ये पहली बार है जब CSTO के नेताओं ने मुलाकात की, वो भी तब जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा हुआ है और बताया गया कि बंद कमरे में हुई मीटिंग में यूक्रेन की जंग पर भी चर्चा हुई। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों को CSTO की बैठक के पीछे बस एक ही वजह नजर आ रही है, वो ये कि पुतिन नेटो से भिड़ने के लिए CSTO को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। उस CSTO को जो अब तक कहीं सीन में ही था ही नहीं, करीब 3 महीने से छिड़ी जंग में उसका नाम तक सुनने को नहीं मिला। लेकिन CSTO कोई नई चीज नहीं है, ये 20 साल से वजूद में है। इसकी संधि तो तब हुई थी जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे, यानी 30 साल पहले।
CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। रूस की अगुवाई वाला CSTO एक मिलिट्री अलायंस है, वैसा ही मिलिट्री अलायंस जैसा अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो है। नेटो की ही तरह CSTO के पास भी अपनी ताकतवर फौज है जिसका नाम है रैपिड रिएक्शन फोर्स। इस सेना के 20,000 सैनिक हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। CSTO का मकसद भी बिल्कुल नेटो जैसा है, जो कि कहता है कि अगर CSTO के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा CSTO अपने साथी की मदद के लिए उतर जाएगा। रूस इस CSTO को मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके तहत वो बाकी सदस्य देशों के यहाँ अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं और तो और वो वहाँ किसी दूसरे देश के मिलिट्री बेस के खिलाफ वीटो भी कर सकता है। बदले में रूस CSTO के सदस्यों की सेनाओं को ट्रेनिंग देता है, उन्हें डिस्काउंट पर हथियार बेचता है। CSTO के सदस्य आपस में युद्ध अभ्यास भी करते हैं ताकि अपने दुश्मन का काम तमाम कर सकें। लेकिन एकता का दम भरने वाले CSTO के सम्मेलन में फूट भी देखने को मिली। हुआ यह कि पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको CSTO के बाकी सदस्य देशों पर ही बिफर गए। उन्होंने पश्चिमी देशों की एकजुटता की मिसाल देते हुए शिकायत की कि उनके अपने मिलिट्री अलायंस के सदस्यों के बीच में ही एकता नहीं है और वो रूस का उस तरह साथ दे ही नहीं रहे जैसा उन्हें देना चाहिए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से साफ कहा कि उन्हें नेटो के खिलाफ जंग में एक साथ आना होगा। इतना ही नहीं, लुकाशेंको ने अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रतिबंधों का ठीकरा भी CSTO के अपने साथियों पर ही फोड़ दिया। वो बोले कि बेलारूस और रूस पर जो भयानक प्रतिबंध लगे हैं वो टाले जा सकते थे अगर CSTO ने एक सुर में आवाज उठाई होती तो। हमें CSTO की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज और उठानी चाहिए ताकि मुद्दों पर संगठन का स्टैंड साफ हो सके। हमारे बीच आपसी सहयोग और तालमेल की जरूरत है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो पश्चिमी देश हम पर दबाव बनाएंगे। हमारी एक ही आवाज और एक ही मत होना चाहिए जैसा पश्चिमी देशों का है। बेलारूस ही CSTO का इकलौता देश है जो शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है, लेकिन इस मिलिट्री अलायंस के आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे सदस्यों की तरफ से रूस का खुला समर्थन देखने को नहीं मिला है। इस बीच ये भी तय हो गया कि यूक्रेन में चल रही जंग के बाद बहुत जल्द यूरोप में एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है। नई जंग का कारण बन सकते हैं स्वीडन और फिनलैंड, जिन्हें नेटो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी ये अभी तक साफ नहीं है। मतलब ये कि जिस नेटो में शामिल होने की तैयारी करना यूक्रेन को इतना भारी पड़ा कि वहां जंग छिड़ गई, अब उसी नेटो में शामिल होने की तरफ स्वीडन और फिनलैंड पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी होगी ये अभी साफ नहीं है, मगर ये साफ दिख रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड में जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। रूस लगातार इन दोनों देशों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दोनों को रूस से ज्यादा भरोसा नेटो पर है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले यूक्रेन और फिर स्वीडन में रूस को उलझाने की बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से रची गई है, जिसमें अब तक अमेरिका ने खुद को जंग से दूर ही रखा है। हालांकि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो यूक्रेन की हथियारों से पूरी मदद कर रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश अब यह है कि स्वीडन और फिनलैंड में भड़क रही आग में घी डाला जाए, क्योंकि जिस तेजी से स्वीडन और फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से यह प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है। बल्कि नेटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया कई महीने तक चल सकती है। लेकिन अगर नेटो की सदस्यता मिलने से पहले रूस की फौज ने धावा बोल दिया तो अंजाम यूक्रेन जैसा हो सकता है। मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका और नेटो ने खुद को अलग कर लिया, कुछ इसी तरह का हाल स्वीडन और फिनलैंड में भी हो सकता है। जंग में यूक्रेन को भले ही तगड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन नुकसान रूस का भी कम नहीं हुआ। अगर फिनलैंड और स्वीडन में जंग छिड़ गई तो भी रूस को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, जंग का खर्च भी उठाना पड़ेगा और उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस को उलझाने और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए यह अमेरिका की साजिश हो सकती है। और अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पहले यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया और अब महाशक्तियों के टकराव में स्वीडन और फिनलैंड भी पिस सकते हैं। इस बीच कुछ निजी जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में इस बार रूस बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले 2016 के चुनाव के बाद दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भी पुतिन की बड़ी भूमिका रही थी। केवल 6 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं।
जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बेहद अहम साबित होंगे। उन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि बाइडेन अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। अगर बाइडेन की पार्टी को चुनावों में शिकस्त मिली तो ये भी तय हो जाएगा कि वो अपने ही देश में लोगों का भरोसा खो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कुछ पूर्व अधिकारियों को अजीब सा डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में रूस गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा ही अनुमान कुछ निजी जांच एजेंसियों का भी है। दावा है कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका और रूस के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। पुतिन ने अपनी साइबर आर्मी को अगर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया तो बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये काम कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कानों कान किसी को खबर भी न लगे। और रूस के लिए बाइडेन को मुंहतोड़ जवाब देने का यह सुनहरा मौका भी है। सबसे बड़ी बात यह कि बमों, मिसाइलों और टैंकों के मुकाबले रूस के लिए साइबर आर्मी का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता है और इसके जरिए वो यूक्रेन में हो रही फजीयत की खींच निकाल सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि जंग में बैकफुट पर पहुंच चुके रूस के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। जंग में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसी उम्मीद रूस ने की थी। यूक्रेन की तरफ से इतने मजबूत जवाब की उम्मीद रूस ने शायद कतई नहीं की थी। यूक्रेन की बहादुरी और ताकत देखने के बाद ही शायद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सुनने को तैयार नहीं है। अब तक जंग में रूस को भी तगड़े नुकसान की खबर है। रूस के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। तबाह हो चुके टैंकों, विमानों और जहाजों की संख्या भी सैकड़ों में है। ऊपर से रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ी मार पड़ी है। खुद रूस की सरकार बोल चुकी है कि उनकी जीडीपी इस बार 12% से ज्यादा गिरने वाली है। यही वजह है कि अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए पुतिन बाइडेन की कुर्सी हिलाने का प्लान बना सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार के अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में एक लड़ाई रूस से भी लड़ी जा रही होगी। और अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। अमेरिका में मिड टर्म चुनावों की अहमियत किसी भी राष्ट्रपति के लिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन के जरिए अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन सेनेट के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। सेनेट के कुल 100 सदस्य होते हैं जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 पद खाली होते हैं जिन्हें चुनाव के जरिए भरा जाता है। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी सदस्य इन चुनावों के जरिए चुने जाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां की संसद का निचला सदन है, जिसमें कुल सदस्य होते हैं 435 और केवल दो साल के लिए उन्हें चुना जाता है। इन चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी का जीतना इसलिए अहम होता है क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं या जो करने के लिए वो राष्ट्रपति बने हैं वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वहां की संसद में उनके पास बहुमत ना हो। मतलब ये कि अगर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में हार गई तो बाइडेन राष्ट्रपति तो रहेंगे, लेकिन उनकी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी।